ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपन लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे। भारतीय भूगोल में अपन लोगों ने भारतीय प्रायद्वीप को शुरू किया था। भारतीय प्रायद्वीप में मैंने भारतीय प्रायद्वीप को पढ़ने के तरीके के लिए इसको कई टॉपिक्स में बांट दिया था। उसके कई सब टॉपिक भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो अपने लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि। उसमें बहुत सारे सब टॉपिक थे, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी थी, मेवाड़ का पठार था, मालवा का पठार था, बुंदेलखंड का पठार था। इन सब मुद्दों पर आज अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है ना। इंडियन पेनिनसुला। भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। देखिए, इसमें अपन लोगों ने शुरू किया था सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता था। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था अरावली रेंज को, ठीक है ना। इसको अपन लोगों ने पढ़ लिया। फिर देखा था मेवाड़ का पठार, फिर देखा था मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। उसके बाद देखेंगे अपन लोग बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे बघेलखंड पठार, उसके बाद देखेंगे अपन लोग सतपुड़ा रेंज, उसके बाद देखेंगे विंध्या रेंज, तो अपने लोगों ने इसको भी कवर कर लिया है, इसको भी कवर कर लिया है और इसको भी कवर कर लिया है। आज अपने लोग इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, फिर अगली क्लासेस में अपने लोग इनको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर हमारा सेंट्रल हाईलैंड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैपिंग भी कर लेते हैं, देखिए अच्छे से। देखिए, कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। ये तो यहाँ पर मिलेगी अरावली, फिर इसी से बिल्कुल लगा हुआ इस तरीके से ये पठार है आपके, ठीक है ना। देखो, ये तो है आपकी अरावली रेंज, ठीक है ना। ये है मेवाड़ का प्लेटू, ये आ जाएगा आपका मालवा का पठार, ठीक है ना। और यहां पर आपको मिलेगा इस तरीके से, इसका नाम है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना। फिर आपको एक इधर लास्ट में मिलेगा इसको बोलते हैं बघेलखंड प्लेटू, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपने को कवर करना है,
तो अपन को डालते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड प्लेटू यानी कि बुंदेलखंड का पठार। ठीक है ना। सबसे पहले बुंदेलखंड प्लेटू की अगर बात करें, सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। इसका विस्तार, ठीक है ना, तो इसका विस्तार आपको मिलेगा एमपी प्लस यूपी में। कहा मिलेगा? एमपी प्लस यूपी में। ये जो पठार है आर्कियन नीस प्रकार की चट्टानों से बना है। किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आर्कियन नीस। नीस प्रकार की, और ब्रैकेट में आप इसको लिख लीजिए ग्रेनाइट। की प्रकार की चट्टानों से बना है। ठीक है ना। आर्कियन नीस प्रकार की चट्टानों से ये निर्मित है। कौन सा? आपका बुंदेलखंड का पठार। देखिए आर्कियन नीस प्रकार की चट्टानें क्या होती है, जब आप चट्टानें पढ़ेंगे तब ये चट्टानों के टाइप होते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले चट्टानें बनी थी वो आर्कियन क्रम की ही चट्टानें थी। ठीक है ना। अब देखिए जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये काफी कठोर होती हैं, काफी हार्ड रॉक्स होती हैं ये। और बुंदेलखंड का जो पठार है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। भूमिगत जल की मात्रा बहुत कम है। तो आप कहेंगे ये भूमिगत जल क्या होता है? ठीक है ना। देखो भूमिगत जल को भी समझ लेते हैं तो लोग। देखिए भूमिगत जल क्या होती है, क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये आपकी सतह है, ठीक है ना, ये आपकी सतह है और इस सतह पर ही आपने क्या बना रखा है, यहाँ पर एक अच्छा सा अपना प्यारा सा घर बना रखा है, स्वीट सा घर। ठीक है ना। अब देखो है क्या, इस सतह के नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, आपको यहाँ पर चट्टानें मिलेंगी। ठीक है ना। बहुत बात यहाँ देखिए, जब आप सतह के नीचे जाएंगे आपको मिट्टी मिलेगी, मिट्टी के नीचे क्या मिलेगी, चट्टानें मिलेंगी। अब देखो इन चट्टानों में क्या होता है, इन चट्टानों में इस तरीके से पानी के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से पानी के स्रोत होते हैं। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, आप घर बनाते हैं, जब घर बनाते हैं तो फिर या तो आप नल की बोरिंग कराते हैं या समरसेबल की बोरिंग कराते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, अपने घर से आपने यहाँ पर ये बोरिंग करा दी, ये क्या करा दी, बोरिंग करा दी, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पानी को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना। ड्रिंकिंग वाटर में और घरेलू सारे, और ये पानी, इस पानी को आप प्राप्त कर रहे हैं, इस पानी का प्रयोग कर रहे हैं। ये पानी आता कहाँ से है? यहाँ पर देखो इस पानी के आने का जो जरिया है वो क्या है, वर्षा का जल है। ठीक है ना। ये वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है। देखो वर्षा, जब वर्षा का जल होता है ये सॉइल में जाता है, सॉइल से कहाँ जाता है, चट्टानों में जाता है, चट्टानों से दरारों से होते हुए जल के स्रोतों में जाता है। ठीक है ना। वर्षा का जल ही क्या होता है, ये नीचे आपके चट्टानों के नीचे क्या होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। ठीक है ना। अब देखो जो ये एक नॉर्मल मैंने कंडीशन बताई, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है ना, भूमिगत जल की। अब देखो लेकिन बुंदेलखंड में प्रॉब्लम ये है कि बुंदेलखंड में जो भूमिगत जल का स्तर है वो यहाँ है। कहाँ है? बहुत नीचे है। यानी यहाँ पर जो जल के स्रोत है वो बहुत नीचे है। अच्छा, एक तो जल का स्रोत बहुत नीचे है, भूमिगत जल की मात्रा कम है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पर भूमिगत जल इतना कम क्यों है। यहाँ पर भूमिगत जल इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है ना। अब अभी ज़्यादा नहीं उलझते हैं इसमें, क्योंकि जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तब वहाँ पर आपको समझा देंगे, या आप जब क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बता देंगे कि यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है। ठीक है ना।
फिलहाल आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब देखिए है क्या, अब अगर आप यहाँ से समरसेबल की बोरिंग करेंगे तो आपको बहुत नीचे तक पाइप लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत नीचे तक पाइप लाना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा, हम वो भी काम कर ले, हम पाइप बहुत नीचे तक भी लिए, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो इस तरीके से ये जो चट्टानें बनी हुई हैं, ठीक है ना, ये चट्टानें कौन सी हैं? ये चट्टानें हैं आपकी नीस प्रकार की चट्टानें। कौन सी प्रकार की चट्टानें? ये है नीस प्रकार की चट्टानें, ये है नीस रॉक्स। और जो नीस प्रकार की चट्टानें हैं ये कैसी होती हैं? ये काफी कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? काफी कठोर होती हैं। जब काफी कठोर होंगी तो क्या यहाँ पर बोरिंग या खुदाई उतनी आसानी से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। एक तो भूमिगत जल बहुत नीचे है, ऊपर से बोरिंग भी नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर चट्टानें कैसी हैं? काफी कठोर हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब भूमिगत जल की मात्रा कम है और यहाँ पर चट्टानें बहुत कठोर पाई जाती हैं, आर्कियन नीस या ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है पानी की समस्या प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। लिख लीजिए, यहाँ पर पानी की समस्या प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। ठीक है ना? चाहे तो फिगर भी बना लीजिए आप। थोड़ा सा इसमें लिखा देता हूँ, लिखिए बुंदेलखंड वाले में लिखिए। देखिए यहाँ पठार, देखिए बुंदेलखंड का पठार जलवायविक दृष्टिकोण से अर्ध शुष्क पठार है। लिखिए इसमें, बुंदेलखंड का पठार जलवायविक दृष्टिकोण से अर्ध शुष्क पठार है, अर्ध शुष्क पठार है, जिसका जल केन एवं बेतवा के द्वारा, जिसका जल केन बेतवा तथा धशान, इसका जल केन बेतवा, इसका जल केन बेतवा व धशान, केन बेतवा व धशान नदियों द्वारा प्रवाहित किया जाता है। फिर लिखिए, मोटे अनाजों उत्पादन के साथ ही, मोटे अनाजों के उत्पादन के साथ ही पशुपालन जैसी, मोटे अनाजों के उत्पादन, मोटे अनाजों के उत्पादन के साथ ही पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं से युक्त इस पठार में, मोटे अनाज के उत्पादन के साथ ही पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं से युक्त इस पठार में झांसी, खजुराहो तथा महुआ, झांसी, खजुराहो तथा महुआ, झांसी, खजुराहो तथा महुआ, झांसी, खजुराहो तथा महुआ जैसे महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं। देखिए, इस पठार की जल आपूर्ति करने हेतु, इस पठार की जल आपूर्ति करने हेतु, इस पठार की जल आपूर्ति बनाए रखने हेतु केन एवं बेतवा नदियों के को, केन एवं बेतवा नदियों को आपस में नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ पर जल की आपूर्ति संभव हो पाई है, जिससे यहाँ पर जल की आपूर्ति संभव हो पाई है। तो देखो, यहाँ पर जल की इतनी बड़ी समस्या है, तो जल की समस्या को दूर करने के लिए इंटर रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ दिया गया था नहरों के माध्यम से। इन दोनों की नदियों का जल नहर के द्वारा जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, ताकि वहां पर पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके। अब देखिए, इसमें अगर मैपिंग से क्वेश्चन कभी पूछ दें आपसे तो कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें मैंने लिखाई हैं, वो एग्जाम में आएंगी, तो आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए, अगर पूछा जाए कि जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, इसके नॉर्थ में क्या है, ठीक है ना, तो इसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगी? इसके नॉर्थ में आपको मिलेगी यमुना रिवर। कौन सी रिवर मिलेगी मेरे स्टूडेंट? यमुना रिवर, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इसके ईस्ट में क्या है, ठीक है ना, तो इसके ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? बघेलखंड का पठार। क्या मिलेगा? बघेलखंड का पठार।
मिलेगा, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसके वेस्ट में क्या है, तो इसके वेस्ट में आपको मिलेगा मालवा का पठार। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग का भी क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बुंदेलखंड के पठार पर अच्छे से चर्चा की, ठीक है ना। अब आप डालिए बघेलखंड का पठार। चलिए बघेलखंड का पठार। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसका विस्तार। ये भी कहाँ मिलेगा, यूपी प्लस एमपी, ठीक है ना। लिख लीजिए यहाँ बुंदेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ बुंदेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। फिर देखिए इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें लिख लीजिए जो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और जो अभी तक यहाँ से जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो जरूरी नहीं कि आप पूछे जाएंगे। अब एग्जामिनर थोड़े नए क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन कुछ आपको लिखा देता हूँ, ठीक है ना, थ्योरेटिकल। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और एग्जाम ओरिएंटेड होंगी और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगी। देखिए, इस पठार में पाई जाने वाली चट्टानों में, इस पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले के महत्वपूर्ण भंडार उपस्थित हैं। तो इसी में लिखिए, अमरकंटक चोटी से निकलने वाली सोन नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अमरकंटक चोटी से निकलने वाली सोन नदी की घाटी भारत का तीसरी सबसे बड़ी कोयला भंडार है। सोन नदी घाटी भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार है। यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौली, शहडोल, यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौनी जो है वो आंध्र प्रदेश में, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर आदि जिले कोयले के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। सिंगरौली को मध्य प्रदेश का पावर हाउस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, शक्तिघर कहा जाता है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश का पावर हाउस या शक्तिघर कहा जाता है। फिर लिखिए यहाँ पर गौपत बनास। देखिए यहाँ पर गौपत बनास, देखिए यहाँ पर गौपत बनास नदी घाटी क्षेत्र में, भारत के सबसे मोटे संस्तर वाली कोयले की खान पाई जाती है। यानी यहाँ पर कोयले की जो परतें बहुत ही मोटी हैं। भारत की सबसे मोटी संस्तर वाली कोयले की खान पाई जाती है, ठीक है ना। अब नई लाइन से लिखिए, इसमें देखिए बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार रीवा पन्ना के पठार से पृथक होता है। रीवा पन्ना के पठार से पृथक होता है।
जहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी की भांडेर भारनेर सोनपार, जहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी की भांडेर भारनेर सोनपार एवं कैमूर श्रेणियां अवस्थित हैं। ये विंध्य पर्वत श्रेणी की श्रेणियां हैं एवं कैमूर श्रेणियां अवस्थित हैं। इन श्रेणियों से चूना पत्थर, बालुका पत्थर एवं डोलोमाइट आदि का उत्पादन किया जाता है। इन श्रेणियों से चूना पत्थर, बालुका पत्थर एवं डोलोमाइट आदि का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा विंध्य पर्वत श्रेणी में प्राप्त किम्बरले की चट्टान हीरा उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ पन्ना तथा इससे संलग्न छतरपुर की पहाड़ियों में भारत का सबसे बड़ा हीरा भंडार प्राप्त होता है। वर्तमान में पन्ना भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र है। फिर लिखिए, इस पठारी क्षेत्र में चूना पत्थर की प्राप्ति के कारण यहाँ प्रचुर मात्रा में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं सब आपको लिखा क्यों रहा हूं इतना सब। देखो, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बुंदेलखंड से संबंधित पठार से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है। वो कहने के बुंदेलखंड के पठार में भारत का तीसरा कोयला भंडार क्षेत्र है ये, या भारत का यहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा भी दे सकते हैं, यहाँ पर सीमेंट उद्योग की बहुत संभावनाएं पाई जाती हैं। तीसरा दे सकते हैं, यहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट का उत्पादन भी होता है। तो ये तीनों को स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट तभी सही होंगे जब आप सही से टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप वो कहते हैं कि यहाँ से मैंगनीज की प्राप्ति होती है तो क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो कहते हैं यहाँ से यहाँ से लोहे की प्राप्ति होती है तो गलत हो जाएगा। वो कहते हैं यहाँ से लेड की प्राप्ति होती है तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने देख लिया यहाँ से कोयले की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पर चूना पत्थर डोलोमाइट, ठीक है ना, इन सब की प्राप्ति हो रही है, बालुका पत्थर की प्राप्ति हो रही है, यहाँ सीमेंट उद्योग का अच्छा खासा विकास हो रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे जब कवर करनी तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का पठार मैंने कवर आपको करा दिया, ठीक है ना। इनमें ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछा सकता है। हमको हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है और एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ही कवर करना है, ठीक है ना। अब आगे का आपका रहेगा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रेणी है, उन पर चर्चा होगी। उसके बाद आपका जो सेंट्रल हाईलैंड का एक टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत, फिर आपका जो पश्चिमी घाट है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आपका ये टॉपिक जल्दी ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, जैसे पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।